नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन का या फिर एमपी जीके का। तो हमारी एमपी जीके की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति, है ना, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक है, मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था, जब मध्य प्रदेश की जनजातियों का हमने लेक्चर स्टार्ट किया था ना, पहला लेक्चर जो था इसके संबंध में, उसमें मैंने बताया था मध्य प्रदेश में 3 ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है ना। एक है बैगा, ठीक है, दूसरी है भारिया, बैगा भारिया, और एक थर्ड है सहरिया। ठीक है, तो ये 3 जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला हुआ है ना, केंद्र सरकार के द्वारा इन 3 जनजातियों को। तो अक्सर चाहे वो आपका व्यापम का एग्जाम हो या फिर एमपीपीएससी का एग्जाम हो, अक्सर ये हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है या फिर नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, इनमें से कोई और एक अदर ऑप्शन डाल देगा 4 में, है ना, या फिर इनमें से कोई एक आ जाएगा कि इनमें से कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति। तो कैसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो विशेष तौर पर आपको याद रखना है, बैगा, सहरिया, भारिया, ये 3 ऐसी जनजातियां हैं जो मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। अब इन तीनों को आज के लेक्चर में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बैगा ट्राइब की या फिर बैगा जनजाति की, है ना। ठीक है, तो देखिए जो बैगा होते हैं ना, इनको धरती पुत्र कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट आप ये लिख लीजिए, बैगा को जो है धरती पुत्र कहा जाता है। धरती पुत्र कहा जाता है या फिर बिजवार कहकर इन्हें संबोधित किया जाता है ना। एक और शब्द लिख लीजिए, यहीं पे मैं लिख देता हूं, धरती पुत्र या फिर बिजवार कहकर संबोधित किया जाता है ना। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जिन्हें धरती पुत्र कहकर संबोधित किया जाता है या फिर बिजवार कह करके संबोधित किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए बैगा ऐसी ट्राइब है जिसे धरती पुत्र या फिर बिजवार कह करके संबोधित किया जाता है ना। अब इनकी हम उपजातियां देख लेते हैं ना, उपजातियां। ठीक है, उपजातियां में देखिए सबसे पहले हो जाएगी बिजवार, है ना, बिजवार। दूसरी हो जाएगी नरोतिया, तीसरी हो जाएगी भरोतिया, भरोतिया। ठीक है, एक हो जाएगी रैमैना, ठीक है, रैमैना। एक हो जाएगी कड़मैना, और एक हो जाएगी नाहर। ठीक है, ये हैं इसकी उपजातियां, बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, रैमैना, कड़मैना और नाहर। ठीक है, ये इसकी उपजातियां हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, किसी भी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो जनजातियों के ये टॉपिक हैं, जितनी भी जनजातियां हैं, इनमें से उपजातियों से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी उपजातियां जिस भी जनजाति की हैं आप बिल्कुल रट लीजिए, बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, रैमैना, कड़मैना और नाहर। अब आप इनको याद करने की ट्रिक क्या है, आप बार बार इनको पढ़ेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगी, है ना। कोई ट्रिक बनाकर याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार आप पढ़ेंगे तो अपने आप ये दिमाग में बैठ जाएंगी, है ना। चलिए, ये हो गई इनकी उपजातियां। अब इनका हम निवास देख लेते हैं, आखिर ये निवास कहाँ करते हैं, है ना। भौगोलिक दृष्टि से यदि हम देखें कि किस क्षेत्र में एमपी के निवास करते हैं, तो जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है ना, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में जो बैगा हैं इनका निवास है। अब मैं कुछ जिले भी बता देता हूं, जैसे हो जाएगा मंडला, है ना, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया। ठीक है, शहडोल, उमरिया, सीधी हो जाएगा, सीधी, बालाघाट। ठीक है, तो ये कुछ जिले हैं जहां पर इनका निवास है। ठीक है, यदि आप देखें तो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश
ठीक है, उसमें भी कुछ खास जिलों की बात करें तो मंडला, डिंडोरी, शहडोल, ठीक है, उमरिया, सीधी, बालाघाट, ये कुछ जिले हैं जहां पर बैगा का निवास है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। अब इनका निवास स्थान हम देख लेते हैं कि आखिर ये रहते कैसे हैं, इनका घर कैसा होता है। ठीक है, नॉर्मली ये इनके कच्चे मकानों में रहते हैं, मिट्टी के घर बने हुए होते हैं। ठीक है, ऊपर आप यदि छत देखेंगे इनकी तो घास फूस की बनी होती हैं। इसके अलावा दुर्गम स्थान पर ये निवास करते हैं। दुर्गम स्थान मतलब ऐसा स्थान जैसे पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, है ना, इसके अलावा घने जंगल हो गए, तो ऐसी जगह पर ये निवास करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। कच्चे मकान इनके नॉर्मली होते हैं और ऐसी जगह पर ये निवास करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ये हो गया इनका निवास। इनकी अब सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं, आखिर इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में देखिए इनका जो समाज है ना वो पितृसत्तात्मक है। पितृ सत्तात्मक। अभी तक मैक्सिमम जो जनजातियां हमने पढ़ी हैं सभी में हम देखा है कि इनका जो समाज होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। ठीक है, इसके अलावा विधवा विवाह का भी प्रचलन है। विधवा विवाह, ठीक है, विधवा विवाह का भी प्रचलन है, लेकिन एक खास कंडीशन होती है इनमें। जो विधवा होती है ना, ठीक है, विधवा का देवर के साथ विवाह का प्रचलन है ना। मतलब यदि कोई मान लीजिए विधवा हो गई तो उसका जो देवर है उससे उसकी शादी करा दी जाएगी। ठीक है, तो एक तो विधवा विवाह का प्रचलन है, दूसरी कंडीशन क्या है, विधवा का देवर के साथ विवाह का यहाँ पर प्रचलन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब इनकी एक पंचायती व्यवस्था भी है ना। सामाजिक में आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखना है ना। इनकी एक पंचायत व्यवस्था यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पंचायत होती है इनकी, है ना, पंचायत। और पंचायत में क्या होता है, 5 प्रकार के पंच होते हैं। 5 पंच होते हैं, जिसमें एक सबसे पहला होता है, सबसे मेन जो मुखिया होता है ना, उसे बोलते हैं मुकद्दम। ठीक है, मुकद्दम। ठीक है, मैंने क्या बताया, इनकी जो एक पंचायत होती है ना, इसमें 5 लोग होते हैं या फिर 5 पंच होते हैं, जिसमें से जो पहला हेड होता है जिसे मुखिया बोलते हैं ना, मुकद्दम है, इसको क्या बोलते हैं, मुखिया या फिर हेड होता है जो ये इस पंचायत का। तो एक होता है मुकद्दम। ठीक है, दूसरा होता है दीवान। दूसरा होता है दीवान। तीसरा होता है समरथ। एक होता है कोटवार। ठीक है, और एक होता है दवार। ठीक है, तो ये 5 लोग होते हैं इनकी पंचायत में। एक होता है मुकद्दम जो कि मुखिया होता है। ठीक है, एक होता है दीवान, एक होता है समरथ, एक होता है कोटवार और एक होता है दवार। ठीक है, तो ये इनकी पंचायत होती है। ठीक है, तो हमने कौन कौन से पॉइंट समझ लिए। सबसे पहले इनको धरतीपुत्र और बिजवार कहकर के संबोधित किया जाता है। पहला पॉइंट मैंने बताया। इनकी उपजातियां मैंने बता दी, बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, रमैना, कड़मैना, नाहर, है ना, ये इनकी उपजातियां हैं। अगली बात हमने इसको निवास देख लिया ना। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, शहडोल हो गया, उमरिया हो गया, है ना, इसके अलावा सीधी हो गया, बालाघाट हो गया, मंडला, डिंडोरी, इन जिलों में इनका निवास है ना। अगली बात मैंने बताई सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में मुख्यतः पितृसत्तात्मक इनका समाज होता है ना। पितृसत्तात्मक हर लेक्चर में मैंने आपको बताया, जहाँ पर पिता के, ऐसा समाज जहाँ पर पिता या फिर पुरुष के डिसीजन ही चलते हैं, है ना, उसको पितृसत्तात्मक समाज बोलते हैं। अगला है विधवा विवाह, है ना। विधवा विवाह का प्रचलन है, लेकिन एक खास कंडीशन चलती है इस जनजाति में। जो विधवा हो जाती है यदि उसका देवर है तो देवर के साथ विवाह करा दिया जाता है। इसके बाद मैंने आपको पंचायत बताई, 5 लोग होते हैं। एक होता है मुकद्दम जो कि हेड होता है पंचायत का, इसे मुखिया बोलते हैं। एक होता है दीवान, तीसरा होता है समरथ, फिर कोटवार और दवार। ठीक है, तो ये लोग 5 लोग होते हैं इनकी पंचायत में। चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं ना, इनकी थोड़ा अर्थव्यवस्था देखते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और है इसमें, है ना, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही आ जाएगा, है ना। देखिए, मृतक व्यक्ति के, ठीक, यदि किसी की मृत्यु हो गई ना तो उसको दफनाने की परंपरा ये लोग अपनाते हैं। ठीक है, मतलब दफनाते हैं। यदि किसी की डेथ हो गई तो उसको दफनाने की परंपरा है ना। दाह संस्कार या फिर जलाने की परंपरा नहीं है। परंतु कुछ जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, ठीक है, विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, उनका दाह संस्कार करते हैं। बात समझ में आ गई।
देखिए नॉर्मली जो लोग होते हैं उनको तो ये दफनाते हैं, लेकिन समाज के कुछ जो विशिष्ट लोग होते हैं, ठीक है, उनको सम्मान स्वरूप दाह संस्कार ये लोग करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो विशिष्ट जन होते हैं उनका दाह संस्कार करते हैं, बाकी सबको ये दफनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अगला पॉइंट, है ना। चलिए है ना, आगे बात करते हैं हम। देखिए आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, है ना, वीडियो पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट मत लीजिए, आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ में ही बनाते चलिए। चलिए अब इनकी हम अर्थव्यवस्था को समझते हैं, ठीक है, कि ये अपने जीविका चलाने के लिए क्या करते हैं ना। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था को हम इनके समझते हैं। देखिए जो बैगा होते हैं ना, चूंकि अति पिछड़ी जनजाति है ना, तो प्रायः ये अपनी आजीविका के लिए प्रकृति पर ही निर्भर होते हैं, है ना। प्रकृति पर निर्भर होते हैं, ठीक है, प्रकृति पर निर्भर होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना इनकी अर्थव्यवस्था, कि ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि या फिर झूम कृषि आप बोल सकते हैं, ठीक है। इस मतलब एक जगह कृषि की, ठीक है, फिर उस जगह को छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह गए, वहाँ कृषि की, है ना। तो स्थानांतरित कृषि ये लोग करते हैं, ठीक है। ऐसी इनमें मान्यता है, ठीक है, धार्मिक विश्वासों के चलते ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको जड़ी बूटियों का अच्छा खासा ज्ञान होता है, ठीक है, जड़ी बूटियों का अच्छा खासा ज्ञान होता है, ठीक है। ये भी आपको बात याद रखना है। एक तो आजीविका के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है ना, स्थानांतरित कृषि ये लोग करते हैं, ठीक है, और जड़ी बूटियों का इनके पास अच्छा खासा ज्ञान होता है, ठीक है। जो ये स्थानांतरित कृषि करते हैं ना, इसको ये लोग कुछ नाम से बोलते हैं ना, जैसे दाही, है ना, दाही बोलते हैं, पोंडू बोलते हैं और बेवार, ठीक है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या चीज़ है, दाही, पोंडू, बेवार। तो ये लोग जो स्थानांतरित कृषि करते हैं उसको ही दाही, पोंडू और बेवार कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनकी अर्थव्यवस्था हो गई, नॉर्मली प्रकृति पर निर्भर है ना। इसके अलावा स्थानांतरित कृषि करते हैं, जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान है, तो इनको ये कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं इनका धार्मिक जीवन, है ना। धार्मिक जीवन, तो धार्मिक जीवन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, इनके जो प्रमुख देवता हैं, है ना, प्रमुख देवता। तो इनके प्रमुख देवता है बूढ़ा देव, है ना, बूढ़ा देव, ठीक है, ठीक है। इनके प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव, जो कि महादेव ही कहलाते हैं, है ना। उनको ये इनके ये प्रमुख देवता हैं। इसके अलावा ये लोग गांव की रक्षा के लिए, है ना, गांव की रक्षा के लिए ठाकुर देव, है ना, और बीमारियों से रक्षा के लिए, बीमारियों से रक्षा के लिए दूल्हा देव को मानते हैं, ठीक है। तो ये इनके कुछ देवता हैं, बूढ़ा देव जो कि महादेव कहलाते हैं, ठीक है, गांव की रक्षा के लिए ठाकुर देव को मानते हैं। इसके अलावा बीमारियों से रक्षा के लिए दूल्हा देव को ये लोग मानते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा चूँकि विशेष पिछड़ी जनजाति है, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है ना, तो झाड़ फूक हो गया, झाड़ फूक, है ना, टोना टोटका, इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं ये लोग, है ना। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। विशेष पिछड़ी जनजाति है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, इसलिए झाड़ फूक, टोना टोटका, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इनका विश्वास है। चलिए अब इनका हम सांस्कृतिक परिदृश्य देखते हैं ना, सांस्कृतिक विशेषताएं। चलिए सांस्कृतिक विशेषताओं में सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके नृत्य कौन कौन से हैं ना। नृत्य, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नृत्य में हो जाएगा कर्मा, परधोनी और फाग, ठीक है। ये इनके कुछ प्रमुख नृत्य हैं, किनके, बैगाओं के, ठीक है। अगली बात है, अगला पॉइंट हो जाएगा विवाह,
विवाह कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो एक हो जाएगा मगनी विवाह, ठीक है, मगनी विवाह। एक हो जाएगा चढ़ विवाह, ठीक है, मगनी विवाह, चढ़ विवाह। एक हो जाएगा उठवा विवाह, है ना, और एक हो जाएगा लमसेना विवाह, ठीक है। तो कुछ विवाह के इनके प्रकार हैं, मगनी विवाह, चढ़ विवाह, उठवा विवाह और लमसेना विवाह। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। हालांकि कुछ कुछ विवाह और नृत्य की परंपरा आपको एक दो जनजातियों में सेम देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, जो इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको अलग से मेंशन वो कर ही देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इनका सांस्कृतिक विशेषताएं। अब एक पॉइंट आप थोड़ा याद रखिए, है ना, एक पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर। डॉक्टर एल्विन थे एक, डॉक्टर एल्विन, ठीक है। डॉक्टर एल्विन ने एक बुक लिखी, ए बैगाज, ए बैगाज, ठीक है। इस बुक में इन्होंने क्या लिखा कि जो बैगा का समुदाय या फिर समूह है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हंसमुख व विशिष्ट समूह है, ठीक है। डॉक्टर एल्विन की एक बुक है द बैगास, ए बैगास, है ना। इसमें इन्होंने लिखा है बैगाओं के बारे में कि ये सबसे हंसमुख और विशिष्ट प्रकार का समूह है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इनकी बुक और इनका नाम भी याद रखना है कि इन्होंने बैगाओं के बारे में क्या लिखा है। देखिए, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो कुछ भी चीज़ें आपको हल्के में नहीं लेना है, छोड़ना नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक पॉइंट और है, ठीक है, इनको महुआ, ठीक है, आप सब जानते होंगे महुआ, महुआ से शराब बनाने में, महुआ से शराब बनाने में महारत हासिल है, महारत हासिल, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इतने पॉइंट हैं, ठीक है, सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए और लिख दिए हैं ना बैगाओं के बारे में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे हम दूसरी जनजाति के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको रिवाइज कर दूँ क्या क्या देखा हमने। सबसे पहले हमने यहाँ पे अर्थव्यवस्था समझी इनकी, ठीक है, ये नॉर्मली प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। स्थानांतरित कृषि करते हैं, जैसे दाही, पोंडू और बेवार कहा जाता है। जड़ी बूटियों का इनके पास अच्छा ज्ञान होता है, इनको ये एकत्रित करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका धार्मिक जीवन में आपको बताया, प्रमुख देवता बूढ़ा देव हैं जो कि महादेव कहलाते हैं, ठीक है। गाँव की रक्षा के लिए ठाकुर देव और बीमारियों से रक्षा के लिए दूल्हा देव होते हैं, ठीक है। झाड़ फूक, टोना टोटका पर ये बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं और मैक्सिमम सभी जनजातियाँ ये करती हैं ना। इसके अलावा सांस्कृतिक विशेषताएं में हम देखेंगे तो नृत्य में कर्मा, परधोनी, फाग, विवाह में मगनी, चढ़, उठवा और लमसेना विवाह, है ना। अगला पॉइंट है डॉक्टर जो एल्विन है, इनकी एक बुक है ए बैगास, है ना। इसमें इन्होंने बैगाओं को सबसे हंसमुख और विशिष्ट प्रकार का समूह बताया है ना। अगला पॉइंट मैंने आपको बताया, महुआ से शराब बनाने में इनको महारत हासिल है। चलिए, आगे हम बात करते हैं, है ना। अगली जनजाति जो है वो है भारिया। चलिए अगली जनजाति देखते हैं ना। अगली जनजाति है भारिया, है ना, भारिया। चलिए, देखिए, जो भारिया जनजाति होती है ना, इसका अर्थ क्या होता है ये समझिए। इसका अर्थ होता है भार ढोने वाला, भार ढोने वाला, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है भार ढोने वाला, है ना। और जो भारिया जनजाति है, ठीक है, ये जो गोंड होते हैं, है ना, गोंड जनजाति की एक उपशाखा मानी जाती है, ठीक है। जो भारिया हैं ये गोंड जनजाति की ही एक शाखा मानी जाती है, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद यदि हम देखें, इनका निवास देख लेते हैं, भौगोलिक निवास जो होता है ये कहाँ कहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है। तो एक तो आपने सुना होगा फेमस छिंदवाड़ा का जो स्थान है पातालकोट, है ना। तामिया विकास खंड है, तामिया विकास खंड में एक स्थान है पातालकोट, पातालकोट, है ना। छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है
छिंदवाड़ा के अंतर्गत, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये एक प्रमुख स्थान है जहाँ पर भारिया निवास करते हैं ना। तामिया विकास खंड का पातालकोट स्थान जो कि छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पातालकोट किस लिए फेमस है, किस लिए जाना जाता है, तो आपको पता होगा कि जो मैं बता रहा हूँ कि भारिया जनजाति इसका एक विशेष स्थान है जहाँ पर ये निवास करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम जिलों की बात करें तो देखिए सिवनी है ना, जबलपुर, ये कुछ ज़िले हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं, पर रहते हैं। एक हो गया छिंदवाड़ा, ये तो मेन हो गया, पातालकोट है ना, छिंदवाड़ा, सिवनी और जबलपुर। अब इनका रहन सहन हम थोड़ा समझते हैं। देखिए ये जो रहते हैं नॉर्मल इनके भी कच्चे मकान होते हैं, बांस से घास फूस से ये अपना मकान बनाते हैं। लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना है, इनके जो गाँव होते हैं ना, ठीक है, जो इनके पंक्तियों में घर होते हैं और गाँव होता है, उसको बोला जाता है गाँव को ढाना, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इनके गाँव को ढाना बोला जाता है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये पातालकोट में इनका स्थान है, ये इतना घने जंगल और गहरे स्थान पर रहते हैं जहाँ तक सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती है ना, तो ये इनका निवास स्थान हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं, इनकी उपजाति देखते हैं। इनकी उपजाति कौन कौन सी है ना, तो उपजाति में इनकी एक है भूमिया, एक है पैडो, है ना, एक है भूमिया पैडो, और एक है भुईहार, है ना, भुईहार, ठीक है। तो ये तीन इनकी उपजातियां हैं, एक है भूमिया, एक है पैडो और एक है भुईहार। इनकी एक बोली है, ठीक है, भरनोटी इनकी बोली का नाम है, ठीक है, जो ये बोलते हैं भरनोटी बोलते हैं उसको। चलिए आगे इनकी हम थोड़ा सामाजिक व्यवस्था समझते हैं। सामाजिक व्यवस्था, समाज कैसा है इनका, सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। यहाँ पे मैं रफ कर दे रहा हूँ ना, आप लिख लिया होगा आपने। सामाजिक व्यवस्था में यदि देखूँ तो इनका जो समाज है पितृसत्तात्मक रूढ़िवादी समाज है ना, रूढ़िवादी, ठीक है, पितृसत्तात्मक रूढ़िवादी समाज है इनका। इसके अलावा कुछ लोग हैं जैसे भूमका, है ना, एक है पड़िहार, भूमका पड़िहार, ठीक है, कोटवार, ठीक है। इनके समाज में इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ना, भूमका पड़िहार कोटवार, ठीक है, इनका क्या है, इनके समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। ये कुछ लोग होते होंगे, ठीक है, जिनका समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा जो ममेरे फुफेरे भाई बहन होती है, उनकी आपस में शादी हो जाती है, ठीक है, उसको ये बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं, ठीक है। तो ममेरे और फुफेरे भाई बहन की शादी, ठीक है, इतना आप पूरा लिख लीजिएगा। शादी का भी इनमें रिवाज चलता है। चलिए आगे मैं आपको बताऊं तो, ठीक है, इनका रहन सहन देख लेते हैं। रहन सहन कैसा है, रहन सहन, ठीक है, ये शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है। जो भारिया लोग होते हैं ये शाकाहारी भी होते हैं नॉर्मली और मांसाहारी भी होते हैं। इसके अलावा एक विशेष चीज़ है, ये आम और जो महुआ होता है, ठीक है, आम और महुआ इनकी जो गुठली होती है ना, उसको पीस करके ये आटा बनाते हैं और उसकी रोटी ये खाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आम महुआ की जो गुठलियाँ होती हैं, ठीक है, उनसे ये आटा बनाते हैं और फिर उसको ये खाते हैं। इसके अलावा कंदमूल वगैरह भी ये खाते हैं, ठीक है। चलिए ये इनका थोड़ा रहन सहन हो गया। अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला इनका सांस्कृतिक व्यवस्था देखते हैं कि सांस्कृतिक कैसी है, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी है। तो इसमें सबसे पहले हम विवाह देख लेते हैं, कौन कौन से विवाह होते हैं इनमें, ठीक है। विवाह में यदि मैं बात करूं तो एक होता है मगनी विवाह, ठीक है, एक होता है लमसैना विवाह, एक होता है राजीवाजी विवाह, राजीवाजी, है ना, ये एक ही है राजीवाजी विवाह। इसके अलावा राजीवाजी विवाह, एक और विधवा विवाह भी यहाँ पर प्रचलन है, ठीक है। अगला हो जाएगा पर्व कौन कौन से ये मनाते हैं, ठीक है। तो एक होता है विरदी पूजा, है ना, विरदी पूजा है। एक है नवाखानी, ठीक है, ये पर्व है इनके। एक है
जवारा, ठीक है, जवारा। एक है दिवाली, ठीक है, चूंकि हिंदू धर्म को मानते हैं तो ये भी मनाते हैं दिवाली और होली। ये होगा इनके पर्व, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनके नृत्य कौन कौन से हैं, डांस कौन कौन से हैं इनके नृत्य। तो नृत्य में भड़म, ठीक है, इसके अलावा कर्मा, सैला, ये इनकी कुछ नृत्य हैं, ठीक है। तो ये इनकी संस्कृति हो गई, विवाह, पर्व, नृत्य, ठीक है। ये आपको रटने वाली चीज़ें हैं, पूरी बार बार पढ़ेंगे, है ना। समझ के कुछ ट्रिक भी बना सकते हैं आप, यदि कोई याद ना हो आपको तो उस प्रकार से ये याद रखते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको याद रखना, ये जो खेती करते हैं ना, खेती, तो इस खेती को ये लोग ढहिया खेती बोला जाता है। इनकी जो खेती की जाती है उसको ढहिया खेती भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट थे सिर्फ जनजाति, जो भारीय जनजाति है उसके बारे में, ठीक है। सारे पॉइंट लगभग मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, जो भारीय जनजाति है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियों में से एक है ना। एक है बैगा, दूसरी भारिया और एक सहरिया, ठीक है। इसका अर्थ होता है भार ढोने वाला, है ना, भार ढोने वाला। ये गोंडों की एक शाखा मानी जाती है, ठीक है, जो भारिया लोग हैं। इसके अलावा यदि निवास की बात करूं तो इनका एक जो प्रमुख स्थान है, ठीक है, तामिया विकास खंड का, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मिटा दिया था मैंने, ठीक है, पातालकोट, पातालकोट जो कि छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है, वहाँ पर इनका एक प्रमुख स्थान है। इसके अलावा सिवनी, जबलपुर जिलों में भी इनका निवास देखने को मिलता है, ठीक है। इनके निवास के में जो ये गांव होते हैं इनके, ठीक है, उसको ढाना कहा जाता है, ठीक है। ये भी कभी भी एग्जाम में आ सकता है कि जो भारिया लोग होते हैं इनके निवास को क्या कहा जाता है, तो ढाना कहा जाता है। इसके अलावा इनकी उपजातियों की बात करूँ तो भूमिया, पैडो, भुइयार इनकी उपजातियाँ हैं। बोली इनकी एक भरनोटी बोली है ना, भरनोटी नाम है। जो ये खेती करते हैं उसको ढहिया खेती बोला जाता है। सामाजिक व्यवस्था यदि बात करूं तो पितृसत्तात्मक रूढ़िवादी समाज है इनका, है ना। रूढ़िवादी समाज मतलब जो पुरातन काल से चली आ रही हैं चीज़ें, है ना, वही कर रहे हैं ये लोग, है ना, रूढ़िवादी समाज है। भूमिका, पड़ियार, ठीक है, कोटवार इनका कुछ महत्वपूर्ण स्थान है इनके समाज में। इसके अलावा ममेरे, फुफेरी शादी जो ये करते हैं भाई बहनों को, उसको ये शुभ मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा रहन सहन में ये शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। आम और महुआ की जो गुठली होती है उनका आटा बनाते हैं और उसकी रोटी ये लोग खाते हैं। इसके अलावा कंदमूल भी खाते हैं, है ना। सांस्कृतिक व्यवस्था में विवाह में मगनी, लमसेना, राजी बाजी, विधवा विवाह प्रचलन है। पर्व में वृद्धि पूजा, नवाखानी, जावरा, दिवाली, होली। नृत्य में भड़म, कर्मा, सैला, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक चीज़ रह गई, इनका जो धार्मिक चीज़ें हैं इनकी वो लगी। तो इनके कुछ देवता हैं जिनको ये मानते हैं ना। पहली बात तो आप ये समझिए, इनकी जो धार्मिक स्थिति है उसमें हिंदू धर्म को ये लोग फॉलो करते हैं, है ना। उसमें देवताओं की यदि बात करूँ तो बूढ़ा देव, है ना, बूढ़ा देव। इसके अलावा एक नागदेव, ठीक है, ये कुछ देव को ये लोग मानते हैं, ठीक है। तो ये बूढ़ा देव आप देखेंगे मैक्सिमम जनजातियों में कॉमन है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये इतना ही काफ़ी है भारी जनजाति में, और लगभग सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं, ठीक है। अगली जो लास्ट जनजाति है वो है सहरिया, उसकी हम बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं ना। अगली जनजाति है सहरिया, है ना। देखिए, इसमें मैक्सिमम जो पॉइंट है ना फैक्चुअल है ना, आपको याद करने वाले, समझाने वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं यहाँ पर। तो आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, है ना, और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा समझाने वाले नहीं हैं चीज़ें यहाँ पर, मैक्सिमम फैक्ट ही आपको यहाँ पर मिलेंगे, है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं सहरिया, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा कि जो सहरिया लोग हैं, है ना, स्वयं को भीलों का छोटा भाई मानते हैं ना। भील जनजाति हम पढ़ चुके हैं, तो भीलों का छोटा भाई स्वयं को मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक मान्यता है, उसके अनुसार जो सहरिया शब्द है ये सह प्लस हारिया, ठीक है। एक प्रचलन के अनुसार जो सहरिया शब्द है ये सह प्लस हारिया से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है शेर के साथ होना, शेर के साथ होना, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं इनके निवास की बात करूं, है ना, ठीक है, निवास की बात करूं तो जो हमारा आप देखेंगे उत्तरी मध्य प्रदेश है ना, जिसमें कौन कौन से जो निवास जिले आ जाएंगे, ग्वालियर, है ना,
मुरैना, ठीक है, भिंड हो गया, है ना। जो मध्य भारत का पठार के मैक्सिमम जिले हैं ना, अशोकनगर, ठीक है, अशोकनगर, मुरैना, भिंड हो जाएगा, है ना। इसके अलावा बुंदेलखंड के 1-2 जिले हो जाएंगे, जैसे विदिशा वगैरह हो गया, है ना, ठीक है। तो ये सारे उत्तर मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वहाँ पर इनका निवास है ना, उत्तरी मध्य प्रदेश में। चलिए, ये हो गया इनका निवास। इसके अलावा आगे यदि मैं बात करूँ, है ना, तो इनका जो निवास में ये लोग मकान बनाते हैं, तो कतारबद्ध मकान बनाते हैं, लाइन से मकान बनाते हैं, ठीक है। तो इनके निवास को, है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कतारबद्ध मकान, ठीक है। तो ये कतारबद्ध मकान बनाते हैं, इनको सहराना कहा जाता है। कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, जो सहरिया का निवास होता है उसमें जो कतारबद्ध मकान होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसे सहराना बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट ये है ना, जो ये सहरिया जनजाति होती है, इन्हें जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान होता है ना, अच्छा ज्ञान होता है, ठीक है। और ये लोग जड़ी बूटियों से क्या बनाते हैं, जड़ी बूटियों से दवाई बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिन्हें जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान होता है, उससे वो लोग मेडिसिन या फिर दवाई बनाते हैं। तो सहरिया वो जनजाति है जिन्हें अच्छा ज्ञान होता है जड़ी बूटियों का, और इनसे ये क्या करते हैं, दवाई वगैरह, मेडिसिन वगैरह बनाते हैं। चलिए आगे यदि मैं आपको बताऊं कुछ, तो है ना, इनका एक नृत्य बहुत फेमस है ना, इनका नृत्य है एक दुलदुल घोड़ी, है ना। थोड़ा अलग टाइप का इनका एक नृत्य है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। दुलदुल घोड़ी किसका नृत्य है, सहरिया जनजाति का। इसके अलावा इनका जो मुखिया होता है गाँव का, है ना, मुखिया गाँव का, उसको बोला जाता है पटेल, ठीक है। गांव के मुखिया को पटेल बोला जाता है। इसके अलावा इनके समाज में यदि हम देखें तो तलाक और विधवा विवाह का प्रचलन है, ठीक है। यदि हम इनकी धार्मिक मान्यताओं को देखें तो हिंदू देवी देवताओं को ये मानते हैं, है ना, हिंदू देवी देवताओं को ये मानते हैं। इसके अलावा हिंदू पर्व भी ये मनाते हैं, हिंदू पर्व वगैरह जो होते हैं, होली, दिवाली, क्योंकि हिंदू धर्म से इनका बहुत ज़्यादा संबंध है, उनको उसको बहुत ज़्यादा ये लोग फॉलो करते हैं, इसलिए हिंदू देवी देवताओं को भी मानते हैं, और हिंदुओं के जो पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनको भी ये बढ़िया से मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई, और क्या पॉइंट बचा, लगभग सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिए। एक पॉइंट और है, ठीक है, कि जो सहरिया होते हैं ना, ये शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शराब का जो सेवन होता है ना वो बहुत अधिक करते हैं। शराब का सेवन बहुत अत्यधिक करने के कारण ये क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और काम इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं ना कि काम वगैरह तक भी नहीं कर पाते, ठीक है। इसी कारण एक इनकी खासियत और है सहरिया जनजाति की, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा मतलब पिछड़ी हुई जनजाति है, बहुत इनके पास ऋणी होते हैं, पैसे बहुत कम होते हैं, है ना, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं। उसका एक कारण ये है कि शराब का बहुत अधिक सेवन करते हैं, जिससे ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। जब कमज़ोर हो जाते हैं तो काम करने लायक नहीं बचते हैं ना, क्योंकि देखिए जो जनजाति वाले लोग होते हैं मैक्सिमम मेहनत का काम करते हैं, और जब वो कमज़ोर हो जाएंगे तो मेहनत कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक कारण ये भी कि इनका जो आर्थिक स्थिति है बहुत ख़राब होती है। इसके अलावा इस जनजाति में क्षय रोग या फिर टीबी जिसे हम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना। तो बस इतने ही पॉइंट है। इसमें से देखिए जो आता है क्वेश्चन वो उनका निवास स्थान से आता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं भौगोलिक रूप से, है ना। तो आपको पता होना चाहिए ग्वालियर, भिंड, मुरैना वाला जो उत्तरी मध्य प्रदेश है वहाँ पर ये पाए जाते हैं ना। और कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, जैसे इनका दुलदुल घोड़ी डांस हो गया, है ना, सहराना क्या होता है, तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये आज हम 3 जनजातियों के बारे में पढ़ा जो कि मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, बैगा, सहरिया और भारिया, है ना। आगे एक और लेक्चर में हम सारी जनजातियाँ जो मध्य प्रदेश की वो कंप्लीट कर लेंगे, है ना। मेन जनजातियाँ हमने अभी पढ़ ली हैं, है ना। 1-2-3 जनजातियाँ और बची हैं जो हमें पढ़नी है ना, उसके बाद हमारा जनजातियों वाला जो ये टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।